हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस इज़ चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसके कुछ टॉपिक्स सीबीएसई ने डिलीट किए हैं, जो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, और जो डिलीट नहीं किए वही टॉपिक्स इस चैप्टर से आपके पढ़ाए जाएंगे। जो रोटेशनल मोशन है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो नॉन डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास नॉन डिलीटेड टॉपिक है, इसको डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिलीट नहीं हुआ है, टॉर्क को डिलीट नहीं किया गया है, इन टॉपिक्स को आपका डिलीट नहीं हुआ है। एंगुलर मोमेंटम भी डिलीट नहीं किया गया है। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट का स्टडी करते हैं। तो पहला देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट है देखिए पार्टिकल क्या होता है। तो पार्टिकल को देखिए हम जो डिफ़ाइन करते हैं तो इसका साइज़ क्या होता है पार्टिकल के साइज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पार्टिकल इज़ डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज़ फाइनाइट बट साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो पार्टिकल क्या होता है, जिसका मास तो फाइनाइट होता है, मतलब जिसका मास हम फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका साइज़ और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों इसका मास हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे नेचर में सबसे छोटा पार्टिकल्स जो होता है अभी तक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का जैसे हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइज़ हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। तो पार्टिकल का हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसका मास तो कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन साइज़ और इंटरनल स्ट्रक्चर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पार्टिकल हो गया। नेक्स्ट देखिए सिस्टम क्या होता है, जो पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अ सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरएक्ट विद वन अनदर। तो देखिए सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है जो म्यूचुअली एक दूसरे पर इंटरएक्शन लगाते, म्यूचुअली एक दूसरे को इंटरएक्ट करते, म्यूचुअली मतलब परस्पर एक दूसरे को इंटरएक्ट करते हैं। अ बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज, इसका साइज फाइनाइट होता है, ठीक है, कैन बी रिगार्डेड एज ए सिस्टम बिकॉज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका साइज़ क्या होता है, फाइनाइट होता है, इसका साइज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। जैसे कि वाटर है, वाटर हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते दिखाई वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है ना। जैसे H2O है, H2O हमें दिखाई देता, ना तो ऑक्सीजन हमें दिखाई देता, ना तो हाइड्रोजन, लेकिन जब दोनों का कलेक्शन करते हैं तो हमें वाटर दिखाई देता है, ठीक है। और वाटर का साइज़ हम किसी वेसल में रख के वाटर के साइज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए है इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरनल फोर्सेस देखिए जैसे पार्टिकल्स मिलके किसको बनाते हैं, सिस्टम को, और जो सिस्टम को पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं, सिस्टम को, उन पार्टिकल्स को क्या करने के लिए, उन पार्टिकल्स को मतलब उनके बीच उन पार्टिकल्स के बीच जो इंटरएक्टिंग फोर्स लगता है उसी को हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। द म्यूचुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स, म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, जो परस्पर फोर्स पार्टिकल्स के बीच लगता है उसे हम क्या कहते हैं, वन ऑफ ए सिस्टम वन अनदर, एक दूसरे पार्टिकल्स सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो इंटरनल फोर्स लगाते हैं, सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर इंटरनल फोर्स लगाते हैं, परस्पर इंटरनल फोर्स लगाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द इंटरनल फोर्सेस। क्योंकि सिस्टम बनाने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो पार्टिकल्स को हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो पार्टिकल्स के बीच क्या लगता है, परस्पर म्यूचुअली एक फोर्स लगता है इंटरनल, जो उसको क्या करे रहता है, पार्टिकल्स को कलेक्ट करे रहता है, ठीक है, जिससे हमारा सिस्टम बनता है। तो जिस फोर्स से वो पार्टिकल्स को कलेक्ट करे रहता है
उसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। एक्सटर्नल फोर्स देखिए वो होता है जो हम किसी बॉडी पे किसी सिस्टम से बाहर से लगाते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम में वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वेलोसिटी जनरेट की जा सकती है एक्सटर्नल फोर्स से। और इंटरनल फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरनल फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्टिकल्स को इकट्ठा करके बॉडी को बनाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दीज फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर द पार्टिकल्स एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ये फोर्सेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये फोर्सेज जो हैं पार्टिकल्स को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल सिस्टम बन सके। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, उस सिस्टम के ऊपर जो बाहर से हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई टेबल है और टेबल पे हमने बाहर से फोर्स लगाया तो टेबल में वेलोसिटी या मोशन जनरेट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो वेलोसिटी के लिए या उस पार्टिकल में चेंज इन पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब आता देखिए नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनता है, सिस्टम बनता है। तो सबके सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, जहाँ पर उन पार्टिकल्स का रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर द हुज मास of the body is supposed to be concentrated for describing its translatory motion। कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर उसका पूरा मास क्या होता है, सपोज्ड होता है। सपोज्ड मतलब जहाँ पर उसका पूरा मास हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर क्या है, ये रेक्टेंगुलर या क्यूब शेप का कोई बॉडी है, रेक्टेंगुलर क्यूब शेप का क्या है, कोई बॉडी है। इस तरह से ये बॉडी रेक्टेंगुलर या क्यूब शेप का ये बॉडी है, शेप का हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, इसमें रोटेशनल मोशन जनरेट करना है। तो रोटेशनल मोशन जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यह इस पॉइंट पर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर कोई ना कोई एक हम स्टिक लगाएंगे और स्टिक लगाने के बाद इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं, यस घुमा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि यहाँ पर आप स्टिक लगा के इसको मूव कराइए, मूव कराना आसान नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप ये लिख लेंगे, जो अंडरलाइन है वही आपको लिखना है, ओके। तो देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल है, कंसीडर अ हैमर रेस्टिंग ऑन ए प्लेन सरफेस। ये हैमर कहाँ रखा हुआ है, एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है। If a force P is applied on the hammer in such a way that its line of action passes। अब देखिए इस पर हमने एक P फोर्स लगाया है और उस पॉइंट पे P फोर्स लगाया है कि जहाँ से इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, पास होता है इस फोर्स का। भाई फोर्स इस बॉडी पे हम इधर लगाएंगे तो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का नीचे हो जाएगा, फोर्स ऊपर लगाएंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा। फोर्स हम कहाँ पर लगाते हैं, उस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं जहाँ पर जो इसकी स्टिक लगी होती है हैमर की, उस पॉइंट पर हम फोर्स लगाएं तो उसमें कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। मान लीजिए हमने पी फोर्स लगाया, थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा, सॉरी नॉट रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी। कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो इसमें देखिए पी हमने फोर्स लगाया इस पर, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ये फर्स्ट पोजीशन है। थोड़ी देर बाद हैमर यहाँ पर होगा, थोड़ी देर बाद हैमर यहाँ पर होगा, ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड पोजीशन होगी और ये कौन सी पोजीशन होगी, थर्ड होगी, ठीक है। तो यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए किसी चीज़ को हमें पीटना होता है तो क्या करते हैं कि स्टिक को लेके हम क्या करते हैं, इसमें कौन सा फोर्स जनरेट करते हैं, इसमें ट्रांसलेटरी मोशन जनरेट करते हैं, वो रोटेशनल मोशन जनरेट करते हैं। अब देखिए हैमर को हम इस तरह उठाते हैं इसको पकड़ के, और किसी चीज़ की पिटाई लगानी होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें कौन सा मोशन जनरेट हुआ, रोटेशनल मोशन। तो ऐसा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास जहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन दोनों को जनरेट किया जा सके, ठीक है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास जो हमारे जो बॉडीज़ होते हैं रेगुलर शेप के, उनका सेंटर ऑफ मास पता करना आसान होता है। लेकिन जो बॉडी
इरेगुलर शेप के होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास पता करना आसान नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? तो इसको आपको बना लेना है और ये अंडरलाइन बारी नोट कीजिए, थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हैमर देन द हैमर मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। हैमर किसके अलॉन्ग मूव करता है? स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग। ठीक, बहुत अच्छी बात है, तो मैं समझा ही चुका था ना आपको। बट व्हेन अ फोर्स आर इज अप्लाइड अलॉन्ग लाइन नॉट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, लेकिन फोर्स हम क्या लगाते हैं? उस लाइन के अलॉन्ग लगाते हैं। तो इसमें कौन सा मोशन जनरेट होता है? रोटेशनल मोशन। जैसे मान लीजिए ये हैमर है, समझा देता हूँ डायग्राम में। ये देखिए हमारा हैमर है, तो हमने जब सेंटर ऑफ इसके स्टिक के अलॉन्ग फोर्स लगाया तो कौन सा मोशन हुआ? ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखिए हमने कैसा फोर्स लगाया? इसके अलॉन्ग परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है, तो इसमें कौन सा मोशन जनरेट हुआ? रोटेशनल मोशन। जब हम इसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास के जो स्टिक होती है उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स रखते हैं तो रोटेशनल मोशन होता है, लेकिन उसके अलॉन्ग रखते हैं तो क्या होता है? इसमें उसके पैरेलल रखते हैं स्टिक के, जो स्टिक लगा होता है हैमर में, तो कौन सा मोशन होता है? ट्रांसलेटरी मोशन होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको ट्रांसलेटरी मोशन एक आपने पढ़ा होगा, एक लीनियर मोशन पढ़ा होगा। तो देखिए ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई हमारा 3 डायमेंशनल बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उस 3 डायमेंशनल बॉडी जब हमारा स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो हम उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, लेकिन उसके पाथ को क्या बोलते हैं? उसके पाथ को लीनियर बोलते हैं। उसके पाथ को कहा जाता है लीनियर, और जो बॉडी जा रही है उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलेटरी बोला जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।